भारत का इतिहास महान शूरवीरों की शौर्य गाथा है जो हमें उनके पराक्रम और वीरता से परिचित कराता है। कभी एक ऐसा समय था कि जब भारत की पावन भूमि पर महान सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट हर्षवर्धन और धर्मपाल जैसे राजा शासन करते थे। उनके शासनकाल में जनता भय मुक्त और खुशहाल थी। तब यह देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने आते थे। तब हमारे देश में 18 विश्वविद्यालय थे जो ज्ञान विज्ञान का केंद्र होते थे। भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि यहाँ पर हर एक शासक की एक अलग ही कहानी है और हर एक साम्राज्य की एक अलग गाथा। हमारा भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि उसकी कथाओं को सुनकर इतिहास के पन्ने भी उत्तेजना से भर जाते हैं। ऐसी ही एक गाथा है भारत के वीर चक्रवर्ती अशोक सम्राट के बारे में, जिन्होंने अपनी महानता से पूरे भारतवर्ष को अपनी मुट्ठी में कर लिया था और उसके बाद अचानक से अपना हृदय परिवर्तन करके अहिंसा का मार्ग चुन लिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों अशोक ने अहिंसा के मार्ग को चुना। 304 ईसा पूर्व में राजा बिंदुसार के पुत्र ने पाटलिपुत्र में जन्म लिया। राजा बिंदुसार को अपने पुत्र के मुख में आने वाले तेज से ही इस बात का आभास हो रहा था कि वो पुत्र आगे जाकर उनके साम्राज्य को विस्तारित करेगा, और आगे जाकर उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा अशोक। ऐतिहासिक लेखों के अनुसार राजा बिंदुसार की 16 पट रानियां थीं और उनके 101 पुत्र थे, जिनमें से एक अशोक भी थे। अशोक का एक बड़ा भाई था जिसका नाम सुशील था, और राज परंपराओं के अनुसार जो पुत्र सबसे बड़ा होता है उसी को युवराज घोषित किया जाता है। इसी कारण कुशल होने के बावजूद तक्षशिला का शासन सुशील को दिया गया, लेकिन इतिहास के कुछ पन्ने बताते हैं कि सुशील को पूर्णतः राज्य शासन नहीं दिया गया था। लेकिन सुशील के कुशल प्रशासन के कारण उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। ऐसे में राज दरबार में हर किसी को पता था कि राजपुत्र अशोक के अलावा कोई भी इस विद्रोह को नहीं रोक पाएगा, और इस बात को जानकर अशोक को ही जनता में पनप रहे उस विद्रोह को शांत करवाने के लिए भेजा गया। जैसे ही लोगों ने यह बात सुनी कि अशोक खुद उनके विद्रोह को सुलझाने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने विद्रोही बिना किसी समस्या के खत्म कर दिया। इस बात से पूरे साम्राज्य में अशोक की और भी ज्यादा प्रशंसा हुई, और अशोक पहले से भी कई गुना अधिक प्रसिद्ध हो गए। लेकिन इस प्रसिद्धि से उसके बड़े भाई सुशील को डर सताने लगा कि अगर अशोक की प्रसिद्धि अत्यधिक रूप से पूरे साम्राज्य में फैल गई तो कहीं ऐसा न हो कि उसकी राजगद्दी खतरे में पड़ जाए। इसी भाई के कारण उसने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निवास में डाल दिया, और इसी निवास का पालन करते हुए अशोक टर्निंग चले गए। वैसे तो अशोक काफी क्रूर स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी वह बौद्ध गुरुओं के साथ रहकर अपने क्रोध पर काबू पाना सीख गए थे। सुशील के जुल्मों से तंग आकर जो बार बार अशोक को उकसाया करती थी, और जब वो शांति से आश्रम में अपनी दिन बिता रहे थे, उसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी मां की हत्या कर दी है। इस खबर को सुनने के बाद अंततः अशोक की शांति ने जवाब दे दिया। क्रोध से भरे अशोक ने अपने ही सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और अंततः सिंहासन की बागडोर 270 ईसा पूर्व में अपने हाथों में संभाली। शासन संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ किया। उसने केवल 8 वर्षों में आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक अपना साम्राज्य विस्तृत कर लिया और बन गया भारत का इकलौता चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन सकुशल और भी शासकों की होने के बावजूद एक ऐसा राज्य था जो उनके पूरे राजवंश पर किसी कलंक की तरह लगा हुआ था, और मुद्दा था कलिंग राज्य। कलिंग इकलौता ऐसा राज्य था जिसको कभी भी मौर्य वंश का कोई भी व्यक्ति नहीं जीत पाया था, और इसी कलंक को अपने राजवंश ने हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का मकसद लेकर अशोक अपनी जिंदगी का सबसे विध्वंसक युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़े। इसी विध्वंसक युद्ध को कलिंग युद्ध का नाम दिया जाता है। काफी घंटों लड़ने के बाद कब किसकी जीत हो सकती थी, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। किसी व्यक्ति को यह भी नहीं समझा था कि वह किसका खून बहा रहा है। बस सब हवा में अपनी तलवार चला रहे थे और हर किसी का खून बहा रहे थे। इस खूनी खेल के बाद
अंततः अशोक ने कलिंग की लड़ाई जीत ली और अपनी राजवंश का पहला और इकलौता ऐसा शासक बना जिसमें कलिंग राज्य को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया था। लेकिन इस युद्ध में लगभग 1 लाख सिपाहियों की मृत्यु हो गई और 1.5 लाख सिपाही बुरी तरह घायल हो गए। अशोक सिपाहियों की मृत्यु और घायल हुए सैनिकों के आंकड़ों का आकलन करने के लिए युद्ध भूमि में निकले और तभी उन्हें युद्ध भूमि में दूर एक बौद्ध भिक्षु खड़ा हुआ दिखा। वो बस एक सामान्य भाव लेकर किसी भिक्षु की तरह ही अशोक की ओर देख रहा था। जैसे ही सम्राट अशोक इस भिक्षुक के पास आए, उस भिक्षुक ने सम्राट अशोक की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। उस भिक्षुक ने कहा, आप तो इतनी बड़े सम्राट हैं कि आपने अपने सामने बड़े बड़े साम्राज्यों का सिर झुका दिया। आप इतने ही महान राजा हैं, तो क्या आप इस अबोध और निर्दोष बालक में जान डाल सकते हैं? और ये शब्द कहते ही उसने एक कुछ ही महीनों के मृत बालक को अपनी गोद में लेकर सम्राट अशोक के सामने रख दिया। वो भिक्षुक मौन था। उसकी आंखें सवाल कर रही थीं कि आखिर इस अबोध शिशु की क्या गलती है जो इसमें भी इस विध्वंसक युद्ध में अपनी जिंदगी गंवा दी। अशोक काफी देर तक उस भिक्षु की आंखों में देखते रहे और उनके मन में एक अलग ही संग्राम शुरू हो गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वह भिक्षुक को क्या जवाब दें और अंत में उनकी आंखों में करुणा का एक आंसू छलक पड़ा और उस एक में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। जो सम्राट अशोक क्रोध के आवेश में आकर राजगद्दी की ओर आई थी, उस क्रूर राज्य शासक को अशोक ने एक बार फिर से अलविदा कह दिया और एक बार फिर से उन्होंने शांति के मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया और युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। एक भिक्षुक की तरह ही बौद्ध धर्म के उपदेश को विश्व की विभिन्न जगहों तक पहुंचाते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल व्यतीत किए। उनके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा में भी बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया और विश्व में अहिंसा का संदेश पहुंचाया। लगभग 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई और अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला। अशोक ने पहले ही अपने भाइयों को मार दिया था, इसीलिए उसे ऐसे लोगों को अपने राज्यों सामंत बनना पड़ा जो मौर्य वंशी नहीं थे। परिणाम स्वरूप अशोक की मृत्यु के बाद विद्रोह करके स्वतंत्र हो गए और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अपने दिग्विजय नीति, चारों दिशाओं में विजय को धम्म विजय नीति में बदल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मौर्य वंशी शासकों ने अपना कभी भी राज्य विस्तार करने की कोशिश नहीं की। राज तरंगिणी से झांत होता है कि कश्मीर में जालौक ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। तारानाथ के विवरण से पता चलता है कि वीरसेन ने गंधार प्रदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। कालिदास के मालविकाग्निमित्र के अनुसार विदर्भ भी एक स्वतंत्र राज्य हो गया था। परवर्ती मौर्य शासकों में कोई भी इतना सक्षम नहीं था कि वह समस्त राज्यों को एक छित्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत संगठित करता। विभाजन की इस स्थिति में यवनों का सामना संगठित रूप से नहीं हो सका और साम्राज्य का पतन होने लगा। मौर्य प्रशासन में सभी महत्वपूर्ण कार्य राजा के नियंत्रण में होते थे। उसे वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था। ऐसे में अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके निर्बल उत्तराधिकारियों के काल में केंद्रीय नियंत्रण से सही से कार्य नहीं हो सका और राजकीय व्यवस्था चरमरा गई। अशोक की अहिंसक नीतियों के कारण मौर्य वंश का साम्राज्य खंडित हो गया और उसे रोकने के लिए वो कुछ कर भी नहीं पाए। उदाहरण के तौर पर आप कश्मीर के सामंत जल्लोक को ले सकते हैं, जिसने अशोक के बौद्ध बनने के कारण कश्मीर को अलग राष्ट्र घोषित कर दिया, क्योंकि वो शैव धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म को पसंद नहीं करता था। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर आचार्य चाणक्य की जगह कोई बौद्ध भिक्षु चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु होता तो वो उनको अहिंसा का मार्ग बताता और मौर्य वंश की स्थापना भी न हो पाती। जब बृहद्रथ को उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना के परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था, जहां उन्होंने बृहद्रथ के ऊपर तलवार से वार किया और उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार मौर्य वंश का अंत हो गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।